हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेम टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट 2 क्लासेस में हमने सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम पढ़ लिया है कि किस तरीके से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का एंड गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, ये सब। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो 4-5 पॉइंट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि उसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक तो सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एथलीट्स के अंदर हार्ट रेट क्या होता है। ठीक है, और नॉर्मली एम्ब्रियो के अंदर पूछ लिया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर पूछ लिया जाता है, अडल्ट्स के अंदर भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, एसएससी का है और सीजीएल का क्वेश्चन है, और ओल्ड में किस तरीके से हार्ट बीट्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो हार्ट बीट्स होती हैं वो पर मिनट है। अगर एम्ब्रियो यानी जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं, भ्रूण जिसको बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर जो हार्ट बीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 180 हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी हमसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो हार्ट बीट्स होती हैं वो 150 बीट्स पर मिनट होती है। वैसे ही अडल्ट में ये तो हमें पता है बिल्कुल अच्छे से कि अडल्ट्स में होती हैं वो 72 बीट्स पर मिनट होती हैं। ओल्ड में जैसे बूढ़े होते हैं तो हार्ट बीट्स होती हैं वो 60 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे कि जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स के अंदर हम सोचते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ती है। करेक्ट है, वो चीज़ सही है, बट सिर्फ जब हम हम एक्सरसाइज करते हैं। एथलीट्स में आपने देखा होगा वो लंबी सांसें लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जब स्टैमिना बढ़ता है तो हार्ट रेट कम हो जाता है, कम करना पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, तो एथलीट्स में जो हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट्स होती हैं पर मिनट, वो कितनी होती है, 60 से 70 यानी 68 बीट्स पर मिनट। अब इसमें एक पॉइंट और देखना कि जब हमें फीवर होता है तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज होता है विद 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, तो उसमें उसके कारण 10 बीट्स पर मिनट चेंज हो जाता है। यानी अगर हमारा नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 72 बीट्स पर मिनट है, और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है कितने से, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट 72 तो नॉर्मल थी और अब क्या हो चुकी है, 10 और बढ़ चुकी हैं, यानी ये कितनी हो जाएंगी, 82 हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट कि हार्ट बीट्स किन में, हम में कैसे होती हैं, और फिर बच्चों में कैसी होती हैं, बूढ़ों में कैसे होते हैं, एथलीट्स में कैसी होती हैं, और जब हमें फीवर होता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड हम देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो सेकेंड पॉइंट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें ब्लड 2 बार चक्कर काटना। अगर हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार चक्कर काटता है, सेम ब्लड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, वैसे तो बहुत बार चक्कर काटता है, बट एक जो पर्टिकुलर, देखो मैं आपको समझाती हूँ वैसे, कि हम बोल रहे थे कि ये है जो हमारा हार्ट। अब इसमें सबसे पहले तो अब जो डबल सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, हम बोल रहे थे कि हमारे हार्ट के अंदर जब ब्लड 2 बार सर्कुलेट कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ से ऑर्गन क्या करता है, CO2 रिच ब्लड देता है, इस ऑर्गन से ये कहाँ पे जाता है,
वेना कावा। यहाँ से ये कहाँ पे एंटर कर जाता है, राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल से ये कहाँ पे चला जाता है, तो ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल। तो ये जो ब्लड है ये एक बार हमारे हार्ट के अंदर आके घुस चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आया और ये क्या कैरी करके लेके आ रहा है अपने साथ, CO2, और यहाँ से ये कहाँ पे आ चुका है, पहले तो राइट ऑरिकल में और उसके बाद राइट वेंट्रिकल। अब जब ये पंप करेगा हमारा हार्ट, तो यहाँ से ये जो ब्लड है CO2 रिच, ये कहाँ पे चले जाएगा, तो ये चले जाएगा लंग्स में। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स। लंग्स में क्या करेगा, तो लंग्स में ये गैसेस एक्सचेंज करेगा, यानी यहाँ पे CO2 तो दे देगा और क्या ले लेगा, कार्बन ऑक्सीजन ले लेगा। तो यहाँ पे इसने क्या रिलीज कर दिया, इसने CO2 तो रिलीज कर दिया और इसने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पे आएगी, ये आएगी यहाँ पे, इस वाले पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा है, ये है लेफ्ट ऑरिकल और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सेम ब्लड जो पहले यहाँ पे आ रहा था, इस पार्ट ऑफ हार्ट में आ रहा था, वो पहले क्या हुआ, बॉडी से बाहर, सॉरी हार्ट से बाहर आ गया। यानी ये जो ब्लड है एक बार एंटर कर चुका हार्ट में, उसके बाद ये कहाँ पे चला गया, उसके बाद चला गया लंग्स में, यानी हार्ट से बाहर। एक सर्कुलेशन खत्म, दूसरा जो सर्कुलेशन है वो वापस यही ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके वापस आएगा कहाँ पे, हार्ट में, और हार्ट में दोबारा एंटर कर रहा है सेम ब्लड, और दोबारा एंटर यहाँ पे पहले लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सबसे पहला वो क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, तो जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है उसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड होता है वो कहाँ से, वो इस ऑर्गन से कहाँ पे आता है, हार्ट, और हार्ट से कहाँ पे जाता है, हार्ट से कहाँ पे जाता है, हार्ट से जाता है ऑर्गन। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब है जो ब्लड है वो ऑर्गन से कहाँ पे जाता है, हमारे हार्ट में, और ऑर्गन से जब हार्ट में जाएगा तो ये कैसा ब्लड कैरी करके लेके जाएगा, CO2 रिच, और हार्ट से वापस कहाँ पे जाता है, हार्ट से वापस जाता है ऑर्गन में। और जब ये इस तरीके का ट्रांसफ़र यानी मूवमेंट करेगा तब वो कैसा ब्लड कैरी करके लेके जाता है, ऑक्सीजन रिच। यानी जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, हार्ट से, सॉरी ऑर्गन से कहाँ पे गया ब्लड, हार्ट में, और हार्ट से वापस इस सिस्टम से कहाँ पे गया, ऑर्गन में, और इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दूसरा ये क्या हो गया, सिंगल सर्कुलेशन। अब जो दूसरा सर्कुलेशन है तभी तो क्या बनेगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दूसरे को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, अब आपको पता है पल्मोनरी यानी किस चीज से रिलेटेड होता है, तो पल्मोनरी यानी ये लंग्स से रिलेटेड है। अब लंग्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले ये हार्ट में ब्लड था, ब्लड से पुश हो, सॉरी पंप होके ये कहाँ पे गया, हार्ट में, सॉरी लंग्स में, और लंग्स से वापस ये क्या हुआ, हार्ट में आया। चीज समझ आ गई कि यहाँ पे ब्लड पहले कहाँ पे था, हार्ट में, हार्ट से फिर कहाँ पे गया, लंग्स में, और लंग्स से वापस कहाँ पे आया, हार्ट में। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सिस्टम। तो दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है, पल्मोनरी सिस्टम। इसमें
ब्लड का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ पे होता है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस ये कहाँ पे जाता है, लंग्स टू हार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया सिंगल और ये क्या हो गया डबल, यानी दो तरीके से चलता रहता है। एक तो ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, और दूसरा हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कहाँ से कहाँ पे ब्लड ट्रांसफर होता है, ऑर्गन से हार्ट और हार्ट से ऑर्गन, वाइस वर्सा। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ हमारा दूसरा पॉइंट, यानी डबल सर्कुलेशन। तीसरा, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो तीसरा डिफरेंस पढ़ेंगे किसका, आर्टरीज का, वेन्स का, और तीसरा जो है वो कैपिलरीज। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये जब हम सर्कुलेशन पढ़ रहे थे तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जहाँ पे भी आर्टरीज होती हैं उसमें जो ब्लड होता है वो कैसा ब्लड होता है। तो आर्टरीज में जब भी हम आर्टरीज का नाम लेते हैं तो उसमें ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजन रिच। जब भी हम वेन्स का नाम लेते हैं तो ब्लड कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच। और जब कैपिलरीज की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन रिच भी हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिच भी हो सकता है। ठीक है, बट इसके एक एक एक्सेप्शंस भी पढ़े थे, इसके अपवाद भी पढ़े थे। तो एक्सेप्शंस क्या हैं इसके, तो इसके एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर आर्टरीज की बात करते हैं तो सबसे जो आर्टरी होती है, हर एक आर्टरी में ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजन रिच, बट एक को छोड़ के। और वो किसको छोड़ के, तो वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लड कैसा होता है, CO2 रिच। आर्टरीज यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, बट किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो एक्सेप्शन है वो क्या है, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन यानी कैसा ब्लड, CO2 रिच, बट पल्मोनरी वेन होती है उसमें कैसा ब्लड, ऑक्सीजन रिच। रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज में दोनों टाइप के होते हैं, ऑक्सीजन रिच भी और CO2 रिच भी, तो इसमें कोई अपवाद नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं उसमें सबसे मेन डिफरेंस, यहाँ पे ये पॉइंट इसीलिए बताया है, उससे पहले ये वाला हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो आर्टरीज होती हैं उसको में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। क्यों हाई प्रेशर होता है, क्योंकि जब ब्लड पंप होता है तो जब ये पंप होता है तो यहाँ वाला ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स में, और किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। और यहाँ वाला ब्लड होता है वो किस में जाता है, वो जाता है ऑर्गन में, किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू। दोनों में ही प्रेशर क्या है, हाई। और क्योंकि इसमें प्रेशर हाई था इसीलिए तो हम इसको क्या बोल रहे थे, आर्टरी। तो आर्टरीज में प्रेशर क्या होता है, हाई, और इसमें वेन्स में जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, लो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आर्टरीज और वेन्स में प्रेशर किसके पास ज़्यादा होता है, आर्टरीज के पास। और इसमें इन दोनों से भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज में क्या, कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन। और अब आपको पता है कि जब ये ब्लड यहाँ से आएगा तो वो बहुत सारी ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। बट जब वो एक साथ यहाँ पे एकत्रित होके यहाँ पे ऐसे जाता है, एक साथ मिलके मिक्स होके यहाँ पे जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका प्रेशर कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे कम प्रेशर होता है आर्टरीज का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आर्टरीज का प्रेशर हाई है तो जो आर्टरीज की ट्यूब होती हैं वो थिक होनी चाहिए या थिन होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए या पतली होनी चाहिए। तो सही चीज़ है, यहाँ पे
जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती है, थिक, मोटी होती है। और मोटी किसके कारण, क्योंकि ये 3 लेयर्स से बनी होती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो आर्टरीज होती हैं वो कितनी लेयर्स से बनी होती है। तो आर्टरीज कितने लेयर्स से बनी होती हैं, 3 लेयर्स से बनी होती है, और ये कैसी होती है, थिक। वेन्स कितने लेयर्स से बनी होती है, वेन्स सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कम है तो इसको इतना टूटने का डर नहीं होता, तो इसके ये कैसी होती हैं, थिन होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वेन्स कितनी लेयर्स से बनी होती है। तो वेन्स भी कितने लेयर्स से बनी होती है, 3 लेयर्स से। अब जो 3 लेयर्स भी इसकी हैं, 3 लेयर्स इसकी, बट ये थिक है, ये थिन है। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों की तीनों लेयर होती है वो थिक होती है, और इसकी तीनों लेयर कैसी होती हैं, तो इसकी तीनों लेयर्स होती हैं थिन, जिसके कारण वेन्स थिन होती हैं और ये थिक होती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं ये कितनी लेयर्स से बनी होती है। तो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं वो सिंगल लेयर से बनी होती हैं। क्यों, क्योंकि कैपिलरीज में यहाँ पे क्या होना होता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के लिए जो मेम्ब्रेन होगी वो जितनी पतली होगी उतना ही बेटर डिफ्यूजन होगा। तो ये जो लेयर है वो सिंगल लेयर होती है फॉर बेटर डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और पढ़ते चलना है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि आर्टरीज हैं। आर्टरीज में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो जिसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है तो वो कौन होता है, ऑर्टा। तो यहाँ पे आर्टरी में लार्जेस्ट आर्टरी, तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, ऑर्टा। और लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, वेना कावा। ये तो हमने पिछले क्लास में देख भी लिया था। ठीक है, इसमें कोई लार्जेस्ट वो सब नहीं है। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस आई होप समझ आ गया होगा कि तीनों के अंदर किस चीज़ का क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो क्या होता है। हम सबको पता है कि स्फिग्मोमैनोमीटर। तो जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या चीज़ को मेजर किया जाता है, तो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। किससे, स्फिग्मोमैनोमीटर से। अब अच्छा उससे पहले एक चीज़, ब्लड प्रेशर में होता है उसमें क्या होता है कि जब भी हमें लो बीपी होता है तो क्या बोलते हैं, एडवाइस किया जाता है कि नमक खाओ, और अगर हाई बीपी होता है तो क्या एडवाइस किया जाता है, नमक कम खाओ। ठीक है, उसका कारण क्यों है, क्योंकि जो नमक खाते हैं ना उसमें बहुत सारा क्या होता है, सोडियम होता है, और ये सोडियम ही रेगुलेट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। ठीक है, कंप्लीटली नहीं बट पार्शली, और बहुत एक हाई एक्सटेंट तक। अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, सोडियम। तो सोडियम सॉल्ट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर में। स्फिग्मोमैनोमीटर में जो मशीन है उसमें, मशीन नहीं, ये देखो हम लिख देते हैं इस तरीके का कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg क्या होती है, तो Hg होता है mercury। ठीक है, तो ये 120 और 180 क्या है, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, प्रेशर होंगे। तो क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, तो ये क्या है 120 और ये 80।
अब ये प्रेशर किस चीज़ के हैं? आर्टरीज की हैं। हमने ये पता है कि आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है और वेन्स में प्रेशर होता है वो लो होता है। तो क्या ये आर्टरीज और ये वेन्स का है? नहीं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेशर नापते हैं? आर्टरीज का। ओनली एंड ओनली आर्टरीज का। ठीक है। आर्टरीज का कैसे? कि देखो, जब क्या होता है, हमारा ब्लड इस तरीके से पंप करता है, तो पंप यानी पुश करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा। बट जब वो क्या करता है, रिलैक्स करता है, तो ओवरऑल इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये प्रेशर कितना हो जाता है? 120 mm ऑफ Hg। और जब ये रिलैक्स करता है, हार्ट वापस रिलैक्सेशन पोजीशन में आता है, तो ये इसका प्रेशर कितना हो जाता है? 80। बट हरदम जब भी हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उसमें किस चीज़ का प्रेशर नापा जाता है? ओनली एंड ओनली आर्टरीज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 120 और 80 mm ऑफ Hg क्या होता है। तो यहाँ पे ये होता है सिस्टोलिक मूवमेंट। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। और दूसरा डायस्टोलिक, आपको पता है ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक होता क्या है? तो ये क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। जब ये रिलैक्स करती है हार्ट मसल्स तो इसका प्रेशर कितना हो जाता है? 80 mm ऑफ Hg। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आर्टरीज की। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका प्रेशर कितना हो जाता है? 120 mm ऑफ Hg। यही होता है क्या? ब्लड प्रेशर, जिसमें किस चीज़ को, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। किस चीज़ को मेजर किया जाता है? आर्टरीज को। आर्टरीज में किस चीज़ को? सिस्टोलिक मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स को मेजर किया जाता है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इस टॉपिक का है कि जो चैम्बर्स देखे थे हमने किस ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम करेंगे नंबर ऑफ चैम्बर्स। नंबर ऑफ चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स होते हैं? अब अगर हम बात करते हैं हमारी, तो कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। तो उसमें बाद में आएंगे, बट शुरू करते हैं जिसके अंदर सबसे कम चैम्बर्स होते हैं। तो जो फिश होती है उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्स। अब 2 चैम्बर्स में क्या क्या होता है? तो 2 चैम्बर्स में एक ऑरिकल रहेगा, एक तो क्या रहेगा? ऑरिकल, और एक ही क्या रहेगा? वेंट्रिकल। 1 वेंट्रिकल। अब एक चीज समझो जो इंपॉर्टेंट है। ऑरिकल का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपार्टमेंट यानी ऐसा चैम्बर जहाँ पे ब्लड क्या हो रहा हो? रिसीव हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? ये ब्लड यहाँ से आ रहा था, यहाँ से यानी वेना कावा से आ रहा था, यहाँ से वेन्स से कहाँ पे? वेना कावा। और वेना कावा से ये सबसे पहले इसको हार्ट में कौन सा पार्ट, कौन सा चैम्बर रिसीव कर रहा है? तो हार्ट के अंदर राइट ऑरिकल इसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। यानी ऑरिकल यहाँ पे ब्लड को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ से ब्लड कहाँ से आ रहा था? लंग्स से। और लंग्स से ये आके कहाँ पे आ रहा था? लेफ्ट ऑरिकल। यानी जहाँ से भी ब्लड आता है उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? ऑरिकल। यानी ब्लड हार्ट के अंदर जिस भी कंपार्टमेंट के थ्रू एंटर होता है वही क्या होता है? ऑरिकल। तो अब आपको ध्यान रखना है
कि जो ऑरिकल होता है वो कौन सा चैम्बर होता है, ब्लड रिसीविंग चैम्बर, ब्लड रिसीविंग चैम्बर, ठीक है। और जो वेंट्रिकल होता है, तो वेंट्रिकल में देखो, जब हमारे हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो यहां से ब्लड पंप होके कहां पे जा रहा था, लंग्स में, और यहां से ब्लड पंप होके कहां पे जा रहा था, ऑर्टा में। यानी ये जो वेंट्रिकल होता है, जहां से वो कम चैम्बर होता है जहां से ब्लड बाहर निकलता है, यानी ये कौन सा चैम्बर होता है, ब्लड आउटलेट बोल दो, या फिर आउटलेट, या फिर ब्लड पंपिंग चैम्बर। ब्लड को क्या करता है, बाहर के तरफ पंप करता है। एक ये वाला लंग्स में पंप करेगा, यानी बट बाहर हार्ट से बाहर तो निकाल रहा है, और ये वाला कहाँ पे पंप करेगा, ऑर्गन्स के उसमें। तो ये भी क्या कर रहा है, हार्ट से ब्लड को बाहर पंप कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फिश में क्या हो गया, दो चैम्बर, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ऑरिकल क्या होता है, तो ऑरिकल होता है ऐसा चैम्बर जो ब्लड को रिसीव करता हो, वेंट्रिकल क्या होता है, ऐसा चैम्बर जो ब्लड को पंप करता हो, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, तो एम्फीबियंस ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी, जैसे मेंढक, ठीक है। तो जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, तो एम्फीबियंस में हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड में क्या होगा, ऑरिकल भी होगा, यानी ब्लड रिसीव भी होगा और ब्लड पंप भी होगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें 2 तो क्या होते हैं, ऑरिकल होते हैं, और एक क्या होता है, एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है। चाहे वो हम में हो, चाहे बाकी ऑर्गेनिज्म में हो, फिश में हो, एम्फीबियंस में हो, रेप्टाइल्स में हो, ऑरिकल का मतलब ऐसा चैम्बर जो ब्लड को रिसीव करता हो, और वेंट्रिकल का मतलब जो ब्लड को बाहर के तरफ पंप करता हो, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि रेप्टाइल्स का जो हार्ट चैम्बर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 3.5। अगर ऑप्शन में 3.5 नहीं है तो ही हम किस पे जाएंगे, 3 चैम्बर्स पे जाएंगे, ठीक है। अब रेप्टाइल्स में हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, 3.5, यानी जिसमें 2 तो क्या होते हैं फॉर श्योर, ऑरिकल, और 1.5 या फिर 1, अगर 3 आ रहा है तो 1, वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल। कैसे 1.5 कैसे है, तो 1.5 ऐसे हैं कि सपोज ये उनका हार्ट है, ये वाला चैम्बर नॉर्मल रहेगा, ये वाला चैम्बर नॉर्मल रहेगा, बट यहाँ पे ये जो सेपरेट हो रखे हैं इस वॉल से, ये वॉल क्या होगी, ना तो कम्प्लीटली इसको अटैच होगी, ना कम्प्लीटली इसको डिवाइड करेगी, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये आधा होता है, थोड़ा सा ये जो वॉल होती है वेंट्रिकल की वो ऊपर के तरफ प्रोट्रूड होती है, ऊपर की तरफ इस तरीके से होती है, यानी ये क्या होता है, 3.5, ठीक है। ये ध्यान रखना है किसके लिए, रेप्टाइल्स के लिए। लास्ट है हमारे पास, देखो इसके इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, रेप्टाइल्स के एक्सेप्शंस क्या हैं, तो इसके एक्सेप्शंस हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, इसके एक्सेप्शंस हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर, यानी बेसिकली जो क्रोकोडाइल की जो फैमिली होती है, क्रोकोडाइल जैसे ऑर्गेनिज्म जानवर होते हैं, एलिगेटर्स, उनके अंदर हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड का होता है, 4 चैम्बर्ड, यानी जैसा हमारा होता है 4 चैम्बर्ड कंप्लीटली, 2 वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल, ठीक है। और एक होता है गैलियविस, ठीक है। ये तीनों क्या है, इसके एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के। रेप्टाइल्स में नॉर्मली 3.5 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, बट इसमें कितना होता है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब आ जाते हैं हमारे यानी लास्ट बर्ड्स की, और किसकी बात करें,
मैमल्स की। तो बर्ड्स और मैमल्स में जो हार्ट होता है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, जिस तरीके का हमने हार्ट पढ़ा है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, जैसे कि हमने पढ़ा। हमने जो हार्ट पढ़ा है वो किसका हार्ट पढ़ा है, मैमल्स का हार्ट पढ़ा है, यानी हमारा हार्ट पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। टिल देन थैंक यू।